दोस्तों, आज की कहानी है बहू को सबक। उमा शंकर जी चुपचाप बरामदे में बैठे हुए बड़ी बहू अर्चना की बातों को सुने जा रहे थे कि किसी भी समय वह अपना धैर्य खो ना बैठे। पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। अर्चना थी कि अनवरत बोलते जा रही थी। बस बात इतनी थी कि पिछले 2 दिन 3 दिन से उमा शंकर जी के पेट में दर्द हो रहा था। दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने पतली खिचड़ी खाने को कहा। दर्द के कारण यह संभव ना था, अतः डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ खाने को दी थी। वह कहा था कि आराम नहीं होगा तो शाम तक ग्लूकोज लगा देंगे, क्योंकि कई बार दस्त होने की वजह से उनको कमजोरी महसूस हो रही थी। इसलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने तो बासी रोटी और सूखी सब्जी नीरज के हाथ भिजवा दी थी। उमाशंकर जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया था और अब बहू अर्चना जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी कि जब खाना ही नहीं होता तो पहले सही बता दिया करो, कितना भी करो इनके नखरे खत्म नहीं होते। वह इस बात को समझने की तैयार नहीं थी। दस्त होने की वजह से ससुर जी से रोटी खाई नहीं जा रही थी और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। उमा शंकर जी ने गहरी सांस ली और लुंगी लपेटकर संतोष जी के घर की ओर चल दी। आज उनका दिल बहुत उदास था। उनकी स्वर्गीय पत्नी की याद करके उन्होंने सड़क के किनारे बने एक बेंच पर बैठ गए। उनकी पत्नी की यादें सताई जा रही थी। तीव्रता के साथ उनकी यादों में प्रवेश किया। उमा शंकर जी सरकारी मास्टर थे। उनके 2 बेटे थे, नीरज और धीरज, और दोनों की पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनकी पत्नी कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती थी, स्वाभिमानी स्त्री थी। कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। कुशल इसलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार वह अपनी पत्नी के हाथ में सौंप देते थे और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर के मामलों में वह कभी भी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की जरूरत होती थी तो वह हरदम उनके साथ होते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था वह था बंगला बनवाना। शहर के एक अच्छे से कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। उमा शंकर जी ने नौकरी पर लोन लेकर और कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के सपना को पूरा किया। पहले गांव में कच्चा मकान था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो उमा शंकर जी ने हिम्मत करके शहर में एक भव्य बंगले का निर्माण कराया। उनकी दोनों बेटों की शादी भी हो गई थी और दोनों की दो दो बच्चे थे। अब उमा शंकर जी अपने छोटे बेटे के साथ निचले वाले फ्लोर पर रहते थे। दूसरा बेटा दूसरी मंजिल पर रहता था। रसोइयाँ सबकी अलग अलग थी। बस त्योहार वाले दिन सब जगह एक होकर त्योहार मनाते थे। मुंह से तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर उमा शंकर जी उन दोनों को याद कर रहे थे जब उनकी पत्नी थी। नीरज की पत्नी की बहुत तकलीफ होती थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, दीदी तो बस हाथ लगाने के लिए आती हैं। उधर धीरज की पत्नी का कहना था कि जब रसोई तुम संभालती हो तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं ऊपर का काम संभालती हूँ तो बातें कभी भी झगड़ा का रूप धारण नहीं करती थी, क्योंकि इंदु जी खुद ही भी एक मेहनती महिला थी जो उम्र के इस दौर में भी चुस्त दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहना उनकी आदत थी। इसी कारण घर के तो काम को लेकर बहुएं उन पर निर्भर रहती थी। उमा शंकर जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे कि अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में मैंने तो अब सपना पूरे तुम्हारे नहीं किए, अब वह करूंगा। और पत्नी हल्के में मुस्कुराकर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी। पर उमा शंकर जी का यह पूरा सपना नहीं हो पाया कि अपनी पत्नी के साथ और कुछ समय तक जीवन व्यतीत करे।
एक दिन पत्नी इंदु उन्हें अचानक छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गई। उनकी पति मृत्यु हो चुकी थी। उमा शंकर जी को तो जैसे दुनिया उजड़ गई थी, पर होनी को कौन टाल सकता था। उस समय सबको कष्ट हुआ, पर सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए थे। अकेले ही उमा शंकर जी रह गए थे। पत्नी के बिना उनका जीवन मुश्किल हो रहा था। इस उम्र में अपने आप को असहाय महसूस करने लगे थे। 2 दिन पहले ही जब अचानक घर में घुसे तो उन्हें बेटे और बहू की आवाज़ सुनाई पड़ी। निराशा से वे चुपचाप खड़े हो गए और उनके दुख का ठिकाना न रहा। जब उन्होंने सुना कि दोनों बेटे ने मुझे 1 महीने के लिए बांट लिया है। छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर का हिस्सा है तो पिताजी की सेवा में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैं भी तो थोड़ा सा आजाद रहना चाहती हूँ, तो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। तकलीफ तो सबको हो रही थी, पर कोई चारा ना था। और अब उमा शंकर जी जब अपने कानों से ऐसी बातें सुनी तो आज उमा शंकर जी के सब्र का बांध टूट गया था। 2 दिन पहले ही चिकन बिरयानी खाने का मन कर रहा था। उन्होंने अपनी छोटी बहू को चिकन बिरयानी बनाने के लिए कहा और छोटी बहू का जवाब था कि मैं अभी खाली नहीं हूँ, आपको और जो कुछ तो हो सोचना ही नहीं। इस उम्र में भी खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद बड़ी बहू के पास जाएंगे तो वहीं खा लेना। मैं किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। उमा शंकर जी के ऊपर शब्दों का बाढ़ चला दिया। आज तक वह अपनी बेटे बहू की सब गलतियाँ बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद हो गई। आखिर रिटायरमेंट तक तो दोनों ठीक थे, व्यवहार करते थे। मोहन दास जी थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वह दिल से नहीं दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया था कि थोड़ा पैसा संभाल कर रखो। किस किस का बात की तुम्हें कमी है? मकान अभी तुम्हारे नाम है। बेटे बहू जब भी सर पर बैठने की कोशिश करेंगे तो धमकी दे दिया करो, किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर उमा शंकर जी को यह बात नामंजूर थी। उनका कहना था जब मकान बनवाया है बच्चों के लिए ही तो है, तो ऐसा सोचना कि लेकिन आज उन्हें रहकर लग रहा था सब कुछ करने का यही समय आ गया है। मोहनदास जी से सलाह मशवरा करके उमा शंकर जी घर आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए, जैसे मन ही मन उनसे विचार विमर्श कर रहे हो। एक दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर आया और वह भूखे पेट सो गए। किसी ने भी खाने के लिए उनसे नहीं पूछा। उनके दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ गर्मियों की छुट्टी में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी क्या ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। उमा शंकर जी ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें अपना योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल रहा था। वह चुपचाप शांत भाव से बैठकर सबकी तैयारी देख रहे थे। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे उनको नहीं पूछते तो बहू से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। किसी को सेवा ना करनी पड़े। बहुएं तो अपने पति और बच्चों में भी अपना परिवार देखते थे। ससुर उन्हें बोझ लगने लगे। वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहती थी और कर्तव्य से मुख मोड़ लिया था। पर कष्ट उसे उस दिन हुआ जब उन्हें काफी दस्त हो रहा था। डॉक्टर ने खिचड़ी खाने के लिए कहा था, लेकिन दोनों बहुएं में से किसी ने उनके लिए खिचड़ी ना बनाई थी। गर्मी की हालत में उन्हें अकेला छोड़कर उन्होंने जम्मू कश्मीर और मंसूरी रहने के लिए प्लानिंग कर रखी थी, ताकि गर्मी से बच सके। इधर उमा शंकर जी और लू की तपन से परेशान थे। दम दम पर उन्हें प्यास लगती थी और गर्मी के कारण उनके पेट में परेशानी हो जाया करती थी। उमा शंकर जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर मोहनदास जी के पुत्र का खास दोस्त था। उनसे मिलकर अपनी व्यथा सुनाई, कुछ सलाह मशवरा किया। वह वापस आ गए। 1 महीने के बाद जब बेटे बहू घर लौटे तो मकान पर ताला देखकर सबकी इतना पारा चढ़ गया।
छोटी बहू बोलने लगी, हद हो गई, लापरवाही की। ससुर जी को पता था कि हम आज आ रहे हैं, घर नहीं बैठ सकते थे। उनके गुस्से का कारण बाहर बैठे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद दोनों बेटे बहुए मोहनलाल जी के घर की ओर चल दिए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने के मकान 50 लाख में बेच दिया है और अब कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं। दोनों परिवारों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। उन्हें बड़ा मजाक लगा तो पिताजी ने उनके साथ किया है। गुस्से में दोनों भाई उबाल रहे थे। पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत लगभग 1 करोड़ की थी। दिन बड़े बेटे पास मोहनलाल जी का फोन आया और वे उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास आने के लिए कहा। कुछ आवश्यक सूचना देनी है। शाम तक का भी इंतजार भारी लग रहा था। मोहनदास जी के पास से जो सूचना मिली उनसे दोनों बेटे को जुबान पर ताला लगा दिया था। दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। सोचते समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया। मोहनदास जी के अनुसार उमा शंकर जी मगहर चले गए और उन्होंने वहां पर एक घर ले लिया और अब वहीं रहेंगे। यह समाचार पूरे परिवार का पर एक भारी प्रहार था। ऐसा प्रहार उनकी समझ से बाहर था। मगहर पहुंचकर पिताजी को देखकर एक और झटका लगा। पिताजी तो प्रसन्नचित और स्वस्थ लग रहे थे। बेटे बहू को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। खुश होकर उनका स्वागत किया और रमन कहकर किसी को आवाज लगाई। आवाज सुनते ही एक लड़का सामने खड़ा हो गया। सब आश्चर्य से उसे देखा। उमा शंकर जी ने सबकी नजरों को नजरअंदाज किया और रमन को प्लेट में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी लाने के लिए कहा। इसी बीच उमा शंकर जी से रमन की तरफ मुंह करके बैठ गए। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन पहले प्रश्न करे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। इतने में मोहनलाल जी एक ट्रे में एक प्लेट लेकर आ गए। किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। सबको हैरानी हो रही थी कि और गुस्सा भी आ रहा था कि पिताजी यह क्या कर रहे हैं, लेकिन आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उमा शंकर जी ने कहना चालू किया, मैं और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी माँ ने मेरी एक अकेली तनख्वाह से कितनी शांतिपूर्ण घर को चलाया, उसे मुझे तुम सबको बताने की जरूरत नहीं। और आज तो मुझे यह कहने में कोई भी शर्म नहीं है कि उसने तुम सभी को अपने प्यार में बांध रखा था। पर तुम चारों ने एक बाप को तो 2 हिस्सों में बांट दिया। पर चलो कोई बात नहीं, मैं सोचता रहा कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वह भी नहीं हो पाया। पार्लर और किटी पार्टी में जाने के लिए सभी के लिए पास वक्त था, पर मेरी तो 2 रोटी सबको भारी पड़ रही थी। तुम सबको सभी को अच्छी तरह से मालूम था। वे जिसके पास भी हुए मैं रहता था, अपनी पेंशन वहीं खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाइयों के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर इस बूढ़े के प्रति तुम्हें कुछ कर्तव्य याद नहीं आ रहा। और फिर जब मेरे बेटे की ऐसे हो तो बहू से मैं क्या उम्मीद रखता। उमा शंकर जी का गला भर आया। दोनों बेटे बहुए नजरें झुकाकर बैठे रहे। उमा शंकर जी ने दोबारा बोलना शुरू किया, मेरा यह फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यह मैं जानता हूँ, पर इसके जिम्मेदार भी तुम लोग ही हो। अब मुझे पता चल गया होगा कि मैं मकान क्यों बेच दिया है। 50 लाख के घाटे में मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। 5 लाख रुपए मैंने अपने पोता पोती के नाम में भी फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, जो उनके बड़े होने पर उन्हें ही मिलेंगे। मैं यह घर खरीद लिया है। 2 कमरे ही सही, बाथरूम टॉयलेट से भी सुविधा है। मैंने इसके लिए आश्रम को 20 लाख दे दिए हैं। मेरे मरने के बाद भी यह घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगा। अभी अभी तो जिस लड़के को तुमने देखा है वह एक अनाथ लड़का है, अब मेरे साथ रहता है। मैंने एक स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया और वह मेरी खूब सेवा करता है।
4 लाख इसके नाम से भी जमा कर दिए हैं। बाकी जो कितना बचा उसका हिसाब तुम लगा लो। मैं बैंक में जमा कर दिए हैं और मेरी पेंशन से मेरा और रमन का खर्चा आराम से चल जाएगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, जब चाहो चाहे जैसे रहो। उमा शंकर जी चुप हो गए और आराम से कुर्सी पर बैठकर दोनों बेटे बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी उनकी प्रतिक्रिया प्रकट करें। और सामने पड़ी चिकन बिरयानी की प्लेट को देखकर छोटी बहू सोच रही थी कि एक प्लेट चिकन बिरयानी की इतनी बड़ी कीमत। दोनों बेटे अपनी बीवियों के ऊपर जैसे बाज की तरह झपट पड़े। आज जो कुछ हुआ तुम लोगों की वजह से हुआ। आज तुम लोगों ने पिताजी की सेवा की होती तो आज यह नौबत न आई होती। जबरदस्ती तुम लोगों ने मंसूरी और जम्मू कश्मीर घूमने की प्लानिंग की थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।